इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें हमारे भारत के ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में जाना पड़ेगा। वो टाइम था सन 2016 का, जब यहीं पर रहने वाला सौरभ नाम का लड़का, जिसकी मुलाकात ऑनलाइन वहीं की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी नाम की इस लड़की से हुई। और जैसे इन दोनों के बीच में वो चैट्स वगैरह शुरू हुए, दोनों के बीच में फोन नंबर्स एक्सचेंज हुए, दोनों घंटों घंटों बातें करने लगे, दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, दोनों की जम रही थी। सो इन दोनों ने मिलने का फैसला किया और जल्दी ये दोनों वहीं के एक रेस्टोरेंट में जाकर आपस में सबसे पहली बार मिले। और ये बिल्कुल लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन था। दोनों को एक दूसरे को देखते ही वो प्यार हो गया और इन दोनों ने वो कस्में भी खा ली एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाने की कि हाँ, हम दोनों शादी करेंगे, अपना घर बसाएंगे। धीरे धीरे टाइम ऐसे ही निकलता रहा। बट अब यहाँ दिक्कत ये थी कि सौरभ को वापस अपनी लंदन में नौकरी पर जाना था, लेकिन इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों शादी कर ले और एक साथ रहें। सो सौरभ ने भी अपने घर पर मुस्कान रस्तोगी के बारे में बताया कि कैसे वो एक लड़की को पसंद करता है और ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। और मुस्कान रस्तोगी ने भी अपने घर पर अपने माता पिता को बताया कि वो सौरभ को पसंद करती है और ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। बट दिक्कत यहाँ ये थी कि दोनों के ही घर वालों ने साफ मना कर दिया इस रिश्ते को कि नहीं, ये रिश्ता तुम्हारा आगे नहीं चल सकता और हम इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हैं। अब जैसी ये बात दोनों ने आपस में डिस्कस करी, मुस्कान और सौरभ ने आपस में डिस्कस करी, तो इन दोनों का दिल अंदर से टूट चुका था कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे, हमारा कोई फ्यूचर हमें नहीं दिख रहा, हम दोनों शादी नहीं कर सकते उनकी मनमर्जी से, जिसका मतलब साफ था कि उनका फ्यूचर अंधकार में है। बट इसी टाइम पर दोनों ने एक स्टेप आगे का भी सोचा कि अगर हमारे घर वाले नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, हम दोनों अपने रिस्क के ऊपर एक दूसरे से शादी करेंगे और अपने घर वालों से सारा रिश्ता नाता तोड़कर अलग रह लेंगे, किराए का कोई मकान वगैरह ले लेंगे और ऐसे अपनी जिंदगी निकालेंगे। सौरभ को भी ये बात पसंद आई, मुस्कान को भी ये बात जच गई और इन दोनों ने आपस में शादी भी कर ली अपने घर वालों से रिश्ता तोड़कर और गाजियाबाद के ही एक कॉलोनी के अंदर ये घर किराए के ऊपर लेकर रहने लगे। बट अब यहाँ दिक्कत ये थी कि शादी के बाद दोबारा से सौरभ को अपनी लंदन वाली नौकरी के ऊपर जाकर ज्वाइन भी करना, काम धंधा भी जरूरी है, पैसे भी कमाने हैं, घर भी चलाना है। अब तो एक और जिम्मेवारी उसके सिर के ऊपर आ चुकी थी। मुस्कान सो शादी के कुछ ही टाइम बाद सौरभ दोबारा से फ्लाइट पकड़कर लंदन निकल चुका था और वहां जाकर अपनी नौकरी ज्वाइन करी। लंदन पहुंचने के बाद सौरभ का अब ऑब्वियसली मन नहीं लग रहा, उसको अपनी पत्नी चाहिए थी क्योंकि वो अकेला लंदन गया था। उसको अपनी पत्नी की बार बार याद आ रही। ये दोनों आपस में घंटों घंटों फोन के ऊपर बातें करते, अपनी वो मेमोरी सारी डिस्कस करते जो कि इन्होंने अभी कुछ टाइम के अंदर बिताई थी। सो सौरभ का अब बहुत जल्दी जल्दी वापस इंडिया आना जाना लगा रहा। अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसको संभालना भी था क्योंकि उसकी पत्नी मुस्कान इस किराए के घर में बिल्कुल अकेले अपनी जिंदगी निकाल रही थी। इस शादी के बाद मुस्कान रस्तोगी ने अपने घर वालों को मनाना शुरू किया और दूसरी तरफ सौरभ वो अपने घर वालों को मनाने में लगा हुआ था कि किसी तरीके से दोबारा से परिवार इकट्ठा हो जाए और वो एक साथ रह सके। बट कुछ हद तक मुस्कान रस्तोगी के घर वाले तो इस शादी को मान चुके थे। उनको लग रहा था कि उनका दामाद जो कि मुस्कान का हस्बैंड है सौरभ, वो ठीक है, अच्छा कमाता है, अच्छी जगह रहता है, वेल सेटल्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट दूसरी तरफ सौरभ के घर वाले, उनको ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं। सो टाइम निकलता रहा, सौरभ बार बार अपने माता पिता को मनाने में लगा हुआ था कि किसी तरीके से वो उनके इस रिश्ते को अपना ले। धीरे धीरे टाइम निकलता रहा। मुस्कान रस्तोगी अब सौरभ से प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी और जल्दी ही इन दोनों को एक बेटी पैदा हुई। अब जैसे ही बेटी पैदा हुई, सौरभ को लगने लगा कि काश अब तो इस बेटी का मुंह देखकर इसके दादा दादी यानी कि सौरभ के माता पिता हम दोनों को अपना लेंगे, इस रिश्ते को अपना लेंगे। और धीरे धीरे बहुत स्लोली सौरभ ने अपने माता पिता के साथ बातें करनी शुरू करी और अब कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ, उम्मीद है कि सौरभ के माता पिता इन दोनों को अपना लेंगे और ये वापस एक साथ रह सकते हैं। बट अब यहाँ अच्छी बात ये थी कि मुस्कान रस्तोगी जो कि पहले घर पर अकेले रहा करती थी अपने हस्बैंड के बिना, बट अब उसके पास काम था अपनी बेटी को संभालने का। वो छोटी सी बच्ची जिसका ध्यान पूरा दिन मुस्कान रस्तोगी रखती, उसको अकेले ही अपनी इस बेटी को बड़ा भी करना था क्योंकि उसके हस्बैंड सौरभ वो लंदन में रहकर अपनी नौकरी कर रहे थे और वो वहां से पैसा भेजते अपना घर चलाने के लिए। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। बट धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी होने लगी और 2020-21 में वो जो लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन के अंदर भी सौरभ वापस इंडिया आया, अपने परिवार के साथ रहा, मतलब कि अपनी बेटी और अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी के साथ रहा। टाइम बीतता रहा, लॉकडाउन खत्म हुआ और वापस सौरभ उठकर अपनी लंदन वाली नौकरी पर जा चुका था। धीरे धीरे इनकी बेटी बड़ी हुई और वो इस लायक हो चुकी थी कि अब इनको स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवाना था। सो सौरभ और मुस्कान दोनों ने मिलकर एक अच्छा सा स्कूल वहीं लोकल एरिया में देखा और उसी प्ले स्कूल के अंदर अपनी बेटी का एडमिशन भी करवा दिया। मुस्कान और सौरभ दोनों बहुत ज्यादा खुश कि उनका एक परिवार फल फूल रहा है, उनकी बेटी भी पढ़ने लिखने लगी है। सो इनको लग रहा था कि वेल सेटल्ड हो चुके हैं। सौरभ दोबारा से अपनी नौकरी ज्वाइन कर चुका था और पीछे मुस्कान, उसका डेली सुबह काम रहता कि अपनी बेटी का खाना वाना तैयार करके उसको तैयार करके अच्छी सी ड्रेस डलवा कर उसको स्कूल छोड़ कर आए और जैसे स्कूल की छुट्टी का टाइम हो वो वापस अपने घर से स्कूल जाए और अपनी बेटी को वापस लेकर आए। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि रोज इस लाने ले जाने के चक्कर में ही अपनी बेटी को स्कूल से इस रास्ते पर ही बीच में साहिल शुक्ला नाम का ये लड़का, उसने नोटिस कर लिया कि मुस्कान अपनी बच्ची को डेली घर से स्कूल लेकर आती है और स्कूल से वापस घर लेकर जाती है। वो डेली इसी टाइम पर इस रास्ते के ऊपर खड़ा
रहता मुस्कान को देखने के लिए। और जैसे ही मुस्कान ने इस बात को नोटिस किया, ये एक लड़का है जो कि हर दिन इस रास्ते के ऊपर खड़ा रहता है जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ, और वो मुझे नोटिस करता है। अब पहले कुछ दिन तो मुस्कान ने इस चीज को इग्नोर किया, बट मुस्कान के अंदर से ये आवाज आ रही थी कि वो घर पर अकेली रहती है। उसको अकेलापन फील हो रहा था क्योंकि उसका पति दूर लंदन के अंदर नौकरी कर रहा था। सो क्यों ना जो ये लड़का उसके वेट में खड़ा रहता है, इसके साथ बातचीत की जाए, थोड़ा उसका भी टाइम पास हो जाएगा। सो जल्दी अपनी बेटी को लाने ले जाने के चक्कर में इस मुस्कान रस्तोगी की साहिल शुक्ला से वहीं बातचीत होने लगी। दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज हुए। तभी साहिल ने बताया कि वो यहीं पास में ही रहता है, 2 गली छोड़कर। और ये बात मुस्कान रस्तोगी को बहुत पसंद आई कि चलो ये तो पास में ही रहता है, दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं, दोनों का अच्छा टाइम पास हो जाएगा, मैं भी घर पर अकेली बोर हो जाती हूँ। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि साहिल शुक्ला एक अलग ही लेवल की भसड़। इसने शुरू में तो ओकेजनली मुस्कान के साथ ड्रिंक्स वगैरह लेने शुरू कर दिए उसकी बेटी के सामने ही। बट ये बात मुस्कान ने अपने पति सौरभ को नहीं बताई, लेकिन उसकी पीठ पीछे वो साहिल के साथ ड्रिंक्स वगैरह करती, पार्टीज वगैरह करती अपनी बेटी को साथ ले जाकर। और ये चीज अब इन दोनों के लिए इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी थी कि साहिल शुक्ला अपने साथ दारू की बोतल लेकर सीधा मुस्कान रस्तोगी के घर पर जाता, उसी किराए वाले घर पर, और सीधा ऊपर टॉप फ्लोर चढ़कर वहां पर ये दोनों बैठकर पार्टीज वगैरह करते। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि इस घर का मकान मालिक, जिसने इस बात को नोटिस कर लिया कि मुस्कान पहले अकेले रहा करती थी, इससे मिलने वाला आज तक कोई भी नहीं आया। और सडनली एकदम से ये साहिल शुक्ला नाम का ये अलग ही लेवल की भसड़ ये यहाँ पर आने जाने लगा है। और ये बात मकान मालिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। 2021 का टाइम आ चुका था। इधर साहिल और मुस्कान का एक अलग ही रिलेशनशिप चल रहा था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और दूसरी तरफ 2021 में ही सौरभ का भी लंदन से वापस आना हुआ अपनी बीवी से मिलने के लिए। और जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचा, अपनी बेटी को उसने हक किया और जाकर अपनी बीवी के साथ बैठा। और अपने परिवार से मिलने के बाद जब वो शाम के टाइम पर आया तो उसके मकान का मालिक, जिसका वो घर उसने किराए पर लिया हुआ था, वो मकान मालिक घर के बाहर ही खड़ा था। और जैसे उसने सौरभ को बाहर आते हुए देखा, उसने तुरंत अपने पास बुलाया सौरभ को और कहा कि जब तुम लंदन चले जाते हो, तुम बाहर रहते हो, तब तुम्हारे पीछे से एक लड़का आता है यहाँ पर, अजीब सा लड़का जिसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं, दिखने में ही वो एक अजीब सी भसड़ है। वो यहाँ पर आता है और यहाँ तुम्हारी बीवी के साथ वो पार्टीज वगैरह करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं। अब सोचकर देखिए, एक हस्बैंड जो कि बाहर विदेश में रहकर नौकरी कर रहा हो, अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हो, अपने परिवार से दूर बैठा हो, बेचारा जब वो ये बात सुनेगा तो उसके दिल के ऊपर क्या बीतेगी। इस बात का अंदाजा सिर्फ वही लगा सकते हैं जिनके दिल के ऊपर सच में बीती हो। अब ऑब्वियसली ये बात सुनकर सौरभ को बहुत अजीब सा लगा, उसको बहुत गुस्सा भी आया। वो सीधा तुरंत भागते हुए अपने घर में गया, अपनी बीवी के पास गया, उसका मोबाइल उठाया और सीधा मोबाइल के अंदर छानबीन करने लगा कि आखिर उसकी बीवी किस किस से बातें करती है। कॉल हिस्ट्री वगैरह चेक करी और नो डाउट वो सारी चैट्स और कॉल डिटेल्स वगैरह सामने थी, क्योंकि मुस्कान ने अपने मोबाइल के अंदर से कुछ भी डिलीट नहीं किया था, क्योंकि उसको विश्वास था कि उसका पति कभी भी उसका मोबाइल वगैरह कोई चेक ही नहीं करता। और जैसे उसने वो गैलरीज वगैरह खोल कर देखी तो इसके अंदर बहुत सारी फोटोज भी थी, जिसके अंदर मुस्कान साहिल के साथ पार्टीज वगैरह कर रही थी, दारू वगैरह पी रही थी, उसके ही घर की फोटोज। सोच कर देखिए आप यहाँ सौरभ के दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी जब ये चीज़ मुस्कान ने देखी कि उसका पति उसका फ़ोन चेक कर रहा है और उसको उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तो ऑब्वियसली मुस्कान बेड के साइड में आकर कोने के ऊपर बैठ चुकी थी। और इससे पहले कि मुस्कान कुछ बोलती, सौरभ ने ही बोलना शुरू कर दिया कि ये सब क्या है। अब ऑब्वियसली सौरभ, जो कि मुस्कान से इतना ज़्यादा प्यार करता कि उसके लिए उसने अपना परिवार तक छोड़ दिया, अपने परिवार से अलग रह रहा, उसको पाल रहा, अपनी बेटी को पाल रहा, और उसके पीठ पीछे से अगर उसकी ही बीवी ये काम करेगी तो एक मर्द के ऊपर क्या ही बीतेगी। लेकिन वो इस मुस्कान के प्यार के अंदर इस कदर कुछ अंधा हो चुका था कि उसको कुछ भी सामने क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। सौरभ ने तुरंत मुस्कान को बस समझाना शुरू किया कि ऐसे घर नहीं चलता, अगर तुम ये सब करोगी तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। बट यहाँ मुस्कान ने दूसरी तरफ खुद को ही डिफेंड करना शुरू कर दिया और इसी बात के ऊपर दोनों के बीच में झगड़ा तक शुरू हो चुका था, क्योंकि मुस्कान इस बात को एडमिट करने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि सौरभ ये चाह रहा था कि मुस्कान उस साहिल से बात करना बंद कर दे। बट मुस्कान ने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, वो साहिल के साथ अपने ऐसे ही रिलेशन जारी रखेगी। सोच कर देखिए उस टाइम पर सौरभ क्या फील कर रहा होगा। एट द एंड कई दिनों तक ये झगड़ा रहने के बाद सौरभ का भी अब टाइम आ चुका था कि उसको वापस लंदन जाना है, अपनी नौकरी ज्वाइन करनी है। और जाते जाते उसने मुस्कान को बस यही कहा कि मुझे नहीं लगता हमारा ये रिलेशनशिप चल पाएगा, हमारा पति पत्नी का रिश्ता चल पाएगा, इसलिए फ़ायदेमंद यही रहेगा कि हम दोनों तलाक ले लें और तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से बिताओ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से बिताऊंगा अपने परिवार के साथ। बट इससे पहले कि तलाक हो पाता, सौरभ वापस लंदन जा चुका था और इसके बाद भी वो 1-2 बार वापस लंदन से आया। 2023 का टाइम आ चुका था। 2023 तक भी अभी तक इन दोनों का तलाक नहीं हुआ, सिर्फ झगड़े ही चल रहे थे, फ़ोन के ऊपर भी झगड़े, जिसके अंदर सौरभ बार बार समझाता मुस्कान को कि तुम उसका साथ छोड़ दो। बट मुस्कान ने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, तुम तो चले जाते हो, मैं यहाँ पीछे अकेले क्या करूँ, मैं उसको बुला लेती हूँ पार्टीज वगैरह करने के लिए, वो मुझे पसंद है। बट इन बिटवीन इन्हीं दिनों के अंदर पार्टीज करते हुए मुस्कान ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड, ये जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है, ये अपना फोन उठाकर पार्टीज के बीच में ही अपनी माँ से स्नैपचैट के ऊपर बात कर रहा है। और दूसरी तरफ मुस्कान को ये भी पता था कि उसकी तो माँ है ही नहीं, उसकी माँ का तो
देहांत हो चुका है, वो तो इस दुनिया के अंदर है ही नहीं, तो ये अपनी किस माँ से स्नैपचैट के ऊपर बातें कर रहा है। ये बात मुस्कान ने साहिल से भी पूछी कि जब तुम्हारी माँ है ही नहीं इस दुनिया में तो तुम किससे बात कर रहे हो। तो तुरंत साहिल ने अपना फोन दिखाया और कहा कि ये दूसरा जो अकाउंट है स्नैपचैट का जिससे मैं बातें कर रहा हूँ, ये भी मेरा ही अकाउंट है, बट ये मैंने मेरा अकाउंट मेरी माँ के नाम से बनाया हुआ है और मुझे पता है कि मेरी माँ मुझसे बातें करती है इस स्नैपचैट अकाउंट के थ्रू। जैसे ये बात मुस्कान रस्तोगी को पता चली, उसका भी दिमाग हिल गया कि आखिर ये किस लेवल का आदमी है, क्योंकि ऐसा कोई कैसे ही कर सकता है कि एक मरे इंसान का अकाउंट बनाकर, अपनी माँ का अकाउंट बनाकर और उसी पे बातें करे, खुद ही अपने माँ के अकाउंट से खुद को मैसेज भेजे और उसको लगे कि हाँ इसकी माँ उसको ये बोल रही है ऐसा कुछ करने के लिए, और दूसरी तरफ वो उसका रिप्लाई भी करे। ये बात मुस्कान को बहुत अजीब लगी, बट उस टाइम पर ये दारू के नशे में भंड थे, सो इस बातों को इग्नोर किया। लेकिन जैसे ये पार्टी खत्म हुई, साहिल वापस अपने घर जा चुका था, लेकिन मुस्कान के माइंड में ये बात बैठ चुकी थी कि आखिर उसका ये आशिक ये क्या कर रहा है। सो तुरंत इस मुस्कान रस्तोगी ने एक दूसरा नंबर लिया, दूसरा सिम कार्ड लिया और उस सिम कार्ड के ऊपर एक और फ्रेश अकाउंट बनाया स्नैपचैट का, और ये अपने उस स्नैपचैट के अकाउंट से साहिल शुक्ला के माँ वाले स्नैपचैट अकाउंट के ऊपर मैसेजेस करती और खुद को बहुत अच्छा प्रिटेंड करती उसकी माँ के आगे। उसको पता था कि दूसरी तरफ ये साहिल है जिससे वो बात कर रही है, उसको और कोई तो है नहीं, उसकी माँ नहीं है ये साहिल है जो उसका रिप्लाई करेगा। ये उसकी माँ के सामने अपना बहुत अच्छा सा रूप दिखाती कि ये मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है तुम्हारे बेटे इस साहिल शुक्ला के लिए। दूसरी तरफ साहिल शुक्ला की माँ, जिसका वो साहिल शुक्ला खुद रिप्लाई कर रहा है, वो अब साहिल की माँ बनकर मुस्कान से बातें करने लगे। ये एक अलग ही ट्रायंगल चल रहा था, ये एक अलग ही लेवल की भसड़। असल में साहिल शुक्ला मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था। इसको समझ ही नहीं आ रहा कि कब उसकी पर्सनैलिटी वो चेंज करेगा, कब वो खुद की ही माँ बन जाएगा, कब वो उसका बेटा साहिल शुक्ला बन जाएगा। उसको कुछ आइडिया नहीं था, वो जस्ट अपने आप को एक इमेजिनरी दुनिया के अंदर रख रहा था जिसके अंदर उसकी माँ उससे बातें करती है स्नैपचैट के अकाउंट के थ्रू, और उसी स्नैपचैट के अकाउंट पर उसकी गर्लफ्रेंड उसकी वाइफ बनकर बात करती है, उसकी माँ को समझाती है कि उसके बेटे के लिए ये मुस्कान रस्तोगी बहुत अच्छी लड़की है, उसके बेटे का ध्यान रखेगी। और ये सारी चीज़ें, ये अंधविश्वास साहिल शुक्ला अपने गले के अंदर डालकर बैठा हुआ था, और ये अंधविश्वास आने वाले टाइम में सच में बहुत बहुत भारी पड़ने वाला था, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी साहिल की माँ का जो स्नैपचैट वाला अकाउंट था, वो उसी स्नैपचैट वाले अकाउंट से अपने आप को बोलता, मतलब कि साहिल खुद को मैसेज करता कि कभी भी इस मुस्कान रस्तोगी को धोखा मत देना, इसके साथ हमेशा रहना, इसके साथ नजदीकियां और ज्यादा बढ़ाओ। और ये बात साहिल शुक्ला अपने आप को मनवा भी रहा था। उसने अब और ज्यादा तेजी से मुस्कान रस्तोगी से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी, और जैसे इन दोनों के बीच में और ज्यादा गहरे रिलेशंस बने, दोनों इंटीमेट हुए, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में तक खा चुके थे। अब ऑब्वियसली सोच कर देखिए आप, बेचारा सौरभ जो लंदन में बैठकर अपनी पत्नी के फ़ोन कॉल्स वगैरह मैसेज वगैरह आने का वेट कर रहा है, बट उसकी पत्नी एक अलग ही चक्कर में फंसी हुई है, वो उसे बाहर निकलना ही नहीं चाह रही। उसके दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी। यहाँ उसने पूरे तरीके से सौरभ को टाइम देना बंद कर दिया। इसी बीच साहिल शुक्ला ने अपनी माँ वाले अकाउंट से खुद को मैसेज किया, उसके अंदर लिखा कि मुस्कान रस्तोगी का सौरभ के साथ डाइवोर्स करवा दो और तुम यानी कि साहिल जाकर तुरंत मुस्कान रस्तोगी से शादी कर ले। अब आप सोच कर देखिए, साहिल शुक्ला जो कि अपनी माँ की सब कुछ मानता, वो जो भी कह देगी वो उसके लिए पत्थर की लकीर है, उसको वो करना ही करना है। सो जैसे उसकी माँ की तरफ से मैसेज आया, उसने खुद को टाइप करके भेजा था, और जैसे ये मैसेज उसको मिला, उसने तुरंत जाकर मुस्कान को ये बोल दिया कि तुम सौरभ को तलाक दे दो और हम दोनों बहुत जल्दी शादी भी कर लेंगे। और जैसे ये बात मुस्कान ने सुनी, मुस्कान अंदर से बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि वो तो खुद इस साहिल के साथ अपने सारे सपने संजो कर बैठी हुई थी। अब जैसे ही ये बात दोनों के बीच में डिस्कस होने लगी कि कैसे कैसे डाइवोर्स देना है, बट यहाँ दिक्कत ये आई कि साहिल ने मुस्कान को कहा कि देखो तुम डाइवोर्स तो दे दोगी सौरभ को, लेकिन वो एक ही शहर में रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो अगर तुम डाइवोर्स दे दोगी तो वो कभी मुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे डाइवोर्स के बाद उसका किसी भी तरीके से तुम्हारी जिंदगी के अंदर इंटरफेयर रहे या फिर वो तुम्हें कभी देखे, इसलिए हमें कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा। सो इन दोनों ने बहुत सोच विचार कर फाइनली डिसाइड किया, इस साहिल ने खास तौर पर डिसाइड किया कि हमें दोनों को मिलकर इस साहिल को मारना पड़ेगा, इस दुनिया से विदा करना पड़ेगा, तभी ये हमारे बीच में कभी नहीं आ पाएगा। और अब आप सोच कर देखिए, मुस्कान रस्तोगी खुद अपने ही पति सौरभ से अब अपना पीछा छुड़वाना चाह रही थी इतने टाइम में, क्योंकि वो साहिल के बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी थी और उसके बिना उसका एक दिन भी नहीं निकलता। दोनों पूरा पूरा दिन अपने ही घर पर पड़े रहते, कभी ये मुस्कान उठकर इस साहिल वाले घर पर चली जाती और कभी साहिल पूरी पूरी रातों को मुस्कान के साथ उसके किराए वाले इसी घर पर रहता। इसलिए मुस्कान का अपने ही पति से पीछा छुड़वाना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका था। ये डिसाइड होने के तुरंत बाद इन लोगों ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि कैसे वो अपने रास्ते से इस सौरभ को हटा सकते हैं और दोनों बाद में एक साथ रह सकते हैं। अब आप सोच कर देखिए, एक बंदा जो लंदन में रह रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना काम धंधा कर रहा है,
उसके पीठ पीछे उसकी ही पत्नी और उसका आशिक यहाँ बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे वो जब इंडिया आएगा तब हम उसका कत्ल कर देंगे, उसको अपने रास्ते से हटा देंगे और अपनी जिंदगी हम आगे अच्छे से बिताएंगे। इन दोनों ने यानी कि साहिल और मुस्कान ने गूगल के ऊपर जाकर बहुत सारे अलग अलग तरीके देखने शुरू किए कि किस तरीके से हम सौरव की जान ले सकते हैं, उसको ठिकाने लगा सकते हैं। सो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग फॉरम्स वगैरह पढ़े, बहुत सारी अलग अलग क्राइम शोज देखे, अलग अलग तरीके की वीडियोस देखी, जिससे इनको आइडिया मिल चुका था कि सबसे पहले हम किसी तरीके से सौरव को बेहोश करें और उसकी बेहोशी में ही उसका मर्डर करके बाद में उसकी लाश को ठिकाने लगाएं। इन लोगों ने गूगल के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दवाई की भी जांच करी कि कौन सी दवाई सबसे बढ़िया रहेगी बेहोश करने के लिए सौरव को। उस दवाई का नाम जानने के बाद सबसे पहले इस साहिल ने मुस्कान को भेजा एक पास ही की दुकान पर जहां से वो चाकू खरीदने वाली थी, और उस दुकानदार ने भी जब मुस्कान को वो दो बड़े बड़े चाकू खरीदते हुए देखा तो उसने सामने से पूछा कि आपको ये दोनों चाकू क्यों चाहिए। तो इस मुस्कान ने कहा कि मुझे अपने घर पर मुर्गा वगैरह काटना है, इसलिए मुझे चाकू चाहिए। क्योंकि वो जो चाकू ले रही थी वो कोई चाकू नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े खंजर थे। ये भी प्लानिंग हो गई कि चाकू से जान लेंगे, बट एंड में लाश का क्या करेंगे। सो सबसे पहले इनका प्लान था कि हम लाश को कहीं सुनसान इलाके पर ले जाकर रात के टाइम पर वहां गड्ढा खोदकर दफना देंगे। बट इनको पता ही नहीं कि कितना गहरा गड्ढा खोदना है, कौन सी जगह सबसे बेस्ट रहेगी, कैसे दफनाते हैं लाश को। तो अब आप सोच कर देखिए, इस मुस्कान और इस साहिल ने खुद अपने अलग अलग दोस्तों से इसके बारे में जानना शुरू किया, और इसके बारे में इन्होंने बहाना लगाया कि हमें ये जो हवन की सामग्री वगैरह हो जाती है, जैसे हमारे घर में कोई हवन करवाते हो तो बाद में बहुत सारी राख वगैरह बचती है, और हमारे हिंदू धर्म में हम उस राख को ऐसे ही वेस्ट ना करके कहीं फेंकने की बजाय हम दो तरीके से उसका निवारण करते हैं। या तो हम उसको किसी चलती नहर या फिर किसी नदी में बहा देते हैं जिससे वो आगे निकल जाएगी, या फिर हम उसको किसी जमीन में अच्छे से गड्ढा खोदकर प्रॉपर तरीके से रिचुअल के अनुसार उसको दफनाते हैं। अब इसी का बहाना लगाते हुए साहिल और मुस्कान ने अलग अलग दोस्तों से पूछा कि हवन की सामग्री को कैसे दफनाते हैं, कितना गहरा गड्ढा होना चाहिए उसको प्रॉपर तरीके से उसका निवारण करने का। सो उनके दोस्तों को भी थोड़ा शक हुआ कि अचानक से दोनों इस तरीके की बातें क्यों पूछ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ दोस्तों से तो पूछते हुए इस साहिल के मुंह से निकल गया था कि मुझे सामग्री नहीं, ये हवन की बची हुई सामग्री नहीं बल्कि एक लाश दफनानी है। तो जैसे ये बात उसके दोस्तों ने सुनी, उसको अजीब तो लगा, लेकिन उसको लगा कि नहीं ये साहिल मजाक वगैरह कर रहा है, ऐसे उसकी बात को टाल दिया। बट इनको इस तरीके के अंदर कुछ रिस्क लगा कि नहीं, हमें कोई भी देख सकता है गड्ढा खोदते हुए, या फिर लाश की बदबू भी आ सकती है, या फिर हमें लाश ले जाते हुए कोई देख सकता है। ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाली। तो दूसरी तरफ इन्होंने कहीं ना कहीं वो जंको फ्रूटा वाली वीडियो जरूर देखी होगी किसी भी चैनल की, या फिर किसी स्टोरी या फिर किसी डॉक्यूमेंट्री में वो जरूर वो वीडियो देखी होगी, जिसके अंदर बेचारी जंको फ्रूट, आपको याद होगा जापान का वो सबसे आज तक का ग्रूसम केस, उस केस के अंदर जंको फ्रूटा को कैसे बाद में एक ड्रम के अंदर दफनाया गया था और उसके ऊपर बाद में कंक्रीट का मसाला डालकर उसको अंदर ही पैक कर दिया, लेंटर लगा दिया। अब एग्जैक्टली ये लोग भी यही कुछ ऐसा करने वाले थे। साहिल ने मुस्कान के साथ डिस्कस किया कि हमें एक ड्रम लेकर आना पड़ेगा बड़ा सारा, जिसके अंदर हम सौरव की जान लेकर बाद में सौरव को उस ड्रम के अंदर डालेंगे और ऊपर से सीमेंट का मसाला डालकर उस ड्रम के अंदर ही लेंटर लगा देंगे। इन लोगों की प्लानिंग फुल प्रूफ थी। इन लोगों ने सबसे पहले सारा सामान इकट्ठा किया, सीमेंट वगैरह लाकर रखी, ड्रम लाकर रखे, 2 चाकू बड़े बड़े लाकर रखे। अब सिर्फ इंतजार था सौरभ के आने का। अब दिक्कत यहाँ ये थी कि 25 फरवरी, ये जो 25 फरवरी हमारी गई है, इसी 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था, और मुस्कान ने इस बर्थडे से 3-4 दिन पहले से ही लंदन में बैठे हुए सौरव के साथ बहुत अच्छे से बातें करनी शुरू कर दी, उसको अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। पूरा पूरा दिन वो उसके साथ बातें करती रहती ताकि बिल्कुल भी शक ना हो सौरव को, और वो उसका बर्थडे मनाने के लिए लंदन से इंडिया वापस आए। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही। 24 फरवरी को ही दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के ऊपर एक फ्लाइट लैंड हुई जिसके अंदर सौरव बैठा हुआ था। सौरव ने प्लेन से बाहर आकर एयरपोर्ट पर अपना बैगेज क्लेम किया, बैगेज वगैरह लेकर, लगेज वगैरह लेकर वो बाहर निकला और सीधा गाजियाबाद एक टैक्सी पकड़कर पहुंचा अपने उसी किराए वाले घर पर, और जाकर सीधा अपनी पत्नी से मिला, क्योंकि अब 25 फरवरी को उसका बर्थडे होने वाला था और इनको ये बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना था। अब प्लान यहाँ ये था कि इस बर्थडे पार्टी में मुस्कान खुद दारू के अंदर एक बेहोशी वाली दवाई डालेगी और वो दारू सीधा जाकर सौरव को पिलाएगी, और जैसे ही सौरव उस दारू को पिएगा वो बेहोश हो जाएगा। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन दिक्कत यहाँ ये हुई कि 25 तारीख को जो इनकी पार्टी हुई, इस पार्टी में सौरव ने दारू पीने से मना कर दिया, क्योंकि उसका कोई सरदर्द वगैरह चल रहा था उस टाइम पर, और उसने दारू पीने से क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, मैं दारू नहीं पीऊंगा। और ये बात मुस्कान को बहुत अजीब लगी। उसको शक हुआ कि कहीं इसको कुछ हमारे बारे में भनक तो नहीं लग गई, या फिर ये दारू को ऐसे मना क्यों कर रहा है। और दूसरी बात, उनको टेंशन इस बात की भी थी कि अगर सौरव ने दारू नहीं पी तो उनका प्लान यहीं पर चौपट हो जाएगा और वो सौरव की जान नहीं ले पाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सौरव ने दारू नहीं पी, वो बेहोश नहीं हुआ और उनका प्लान वहीं पर खत्म हो चुका था। ये बात मुस्कान ने सीधा जाकर साहिल के साथ डिस्कस करी कि नहीं, सौरव ने दारू नहीं पी, हमें प्लान यहीं पर ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन साहिल ने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, हमें प्लान ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि 3 दिनों बाद ही 25 फरवरी के 3 दिनों बाद सौरव और मुस्कान की बेटी का जन्मदिन आने वाला था 28 फरवरी को, और उस दिन भी एक पार्टी होने वाली थी। अभी आप ये एक वीडियो देख लीजिए प्लीज पहले।
अब ये जो आपने वीडियो देखी, ये वीडियो 28 फरवरी की थी, जिस दिन मुस्कान और सौरव की बेटी का जन्मदिन था। इस दिन भी इन लोगों ने एक स्पेशल लॉन्च बुक किया था और उसी लॉन्च के अंदर ये पार्टी वगैरह कर रहे थे। आप देख ही सकते हैं कि इसके अंदर मुस्कान पूरी तैयार होकर सामने सौरव कैसे उसके साथ डांस वगैरह कर रहा है और साथ में उनकी बेटी जो साइड में उसके साथ डांस कर रही है। बेचारी बच्ची को तो कुछ आइडिया भी नहीं कि उसकी माँ अब ये क्या करने वाली थी। क्या आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्कान जिस तरीके से नाच रही है हंसी खुशी से, उसके माइंड में अब क्या चल रहा होगा इस टाइम पर। बट इस पार्टी में भी इन लोगों ने दारू का प्लान नहीं रखा। ये पार्टी भी नॉर्मली निकल गई। बच्चे का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया, लेकिन बाद में मुस्कान और साहिल ने आपस में दोनों ने डिस्कस किया कि आगे क्या करना है, क्योंकि इस पार्टी में भी हमने दारू नहीं पी, अब आगे कैसे करना है। सो फाइनली दोबारा से तारीख रखी गई 3 मार्च के दिन, क्योंकि 2 मार्च का मुस्कान और सौरव की बेटी का लास्ट पेपर था और 3 मार्च को ये लोग बिल्कुल फ्री होने वाले थे घर में अकेले, क्योंकि मुस्कान ने पहले ही सौरव को कह दिया था कि जैसे ही बच्ची के एग्जाम खत्म होंगे मैं अपनी बेटी को इसकी नानी के घर, यानी कि मुस्कान अपनी ही माँ के घर पर छोड़कर आने वाली थी, ताकि वो वहाँ पर कुछ दिन हॉलीडेज वगैरह बिता सके। और एग्जैक्टली हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे वो पेपर खत्म हुआ, मुस्कान अपनी बेटी को सीधा उसकी नानी के घर पर छोड़कर आई, जो कि पास ही में था उसका घर, कोई ज़्यादा दूर नहीं। वहाँ से वापस आकर वो अपने हस्बैंड सौरव से मिली और इन दोनों ने 2 की रात एक साथ बिताई। 3 मार्च का दिन आ चुका था। 3 मार्च के दिन भी सौरव अपने घर पर ही अपनी पत्नी के साथ, लेकिन इस 3 मार्च के दिन कुछ बहुत बहुत भयंकर होने वाला था। जी हाँ, 3 मार्च को सुबह उठते ही मुस्कान सीधा रसोई में घुस चुकी थी, क्योंकि उसको बहुत सारा खाना बनाना था और ये सारा खाना मनपसंद होने वाला था बेचारे सौरव का। और सौरव बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि उसकी पत्नी उसे पूछ कर खाना बना रही थी। उसने कहा कि मुझे कोफ्ता वगैरह की सब्जी बहुत पसंद है। सो मुस्कान ने कोफ्ता की सब्जी बनानी शुरू कर दी, लेकिन इस सब्जी में एक खास इंग्रेडिएंट डाला गया। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, एक बेहोशी की दवाई डाली गई और ये सारा कुछ डिनर में प्लान किया गया। रात को तकरीबन 9:30 बजे के आसपास इन लोगों ने खाना खाया और उस खाना खाने के बाद मुस्कान और सौरव दोनों सोने के लिए जा चुके थे। अब सौरव तो साइड में जाकर सो चुका था, लेकिन मुस्कान को नींद नहीं आई, क्योंकि वो साइड में लेटकर सीधा देखती रही सौरव की तरफ कि कब उसको गहरी नींद आएगी, कब वो बेहोशी में जाएगा। और जैसे ही खाना खाने के तकरीबन आधे पौने घंटे बाद मुस्कान ने खुद हाथ लगाकर चेक किया, सौरव को जगाने की कोशिश करी, लेकिन सौरव भयंकर गहरी नींद में था, वो बेहोशी की हालत में था। रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। 4 मार्च आ ही चुकी थी और तुरंत मुस्कान ने अपना फ़ोन उठाया और सीधा फ़ोन लगाया साहिल को, जो कि पास ही के घर में रह रहा था। साहिल ने वो कॉल पिक की और बात करी मुस्कान से। मुस्कान ने सामने से कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, सौरव बेहोश हो चुका है, अब तुम तुरंत फटाफट से घर पर आ जाओ। साहिल तुरंत अपने कमरे से बाहर निकला, चप्पल वगैरह डालकर अपने घर से बाहर निकला और सीधा उसी घर पर गया जहां पर मुस्कान रह रही थी। सीधा ऊपर वाले कमरे में गया जहां पर मुस्कान ने सौरव को पहले से ही बेहोश करके रखा हुआ था। उस कमरे में जाकर खड़ा होकर वो देखने लगा कि क्या सच में सौरव बेहोशी की हालत में है, और ऑब्वियसली सौरव बेहोशी की हालत में भी था। तुरंत साहिल ने कहा मुस्कान को कि जाओ वो दोनों चाकू निकाल कर लेकर आओ। मुस्कान तुरंत गई, दोनों चाकू निकाल कर लेकर आई। दोनों चाकू उसके हाथ में और एक चाकू साहिल को दिया और कहा कि जाओ सौरव का मर्डर कर दो। बट साहिल ने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, पहला वार तुम करोगी। अब क्योंकि ये थोड़ा सा काला जादू टाइप में विश्वास कर रहा था, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी, इसने कहा मुस्कान को कि नहीं, पहला वार तुम ही करोगी अपने पति के ऊपर। अब ऑब्वियसली ये बात सुनते ही मुस्कान की हिम्मत जवाब दे गई, उसको भी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी इस साहिल ने मुस्कान को कन्विंस किया कि नहीं जाओ, तुम ये करोगी और हर हाल में करोगी। अब आप सोच कर देखिए, बेड के बिल्कुल साइड वाले इलाके में सौरव सो रहा था बेहोशी की हालत में। उसके सीने के ऊपर बैठकर सोच कर देखिए, लेग्स क्रॉस करके उसके सीने के ऊपर बैठकर उसने सबसे पहले वो चाकू की नोक सौरव के सीने के ऊपर रखी और दोबारा से वो चाकू उठाया और एक ही झटके में वो चाकू पूरा का पूरा सौरव के दिल के अंदर घुस चुका था। ऑब्वियसली सौरव उस टाइम पर बेहोशी की हालत से जाग गया, क्योंकि उसको बहुत दर्द हुआ होगा, इंटरनल ब्लीडिंग्स अंदर से उसकी शुरू हो चुकी थी। बट इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, इतने में ही ये साहिल पीछे से आया और इसने तुरंत 2 वार और कर दिए। टोटल 3 बार वो चाकू बेचारे सौरव के छाती के अंदर घोंपे गए और सौरव ऑन द स्पॉट मर चुका था। अपने ही पति का मर्डर करने के बाद ये मुस्कान उसकी छाती से उतरी, साइड में बैठी बेड के ऊपर। अब देखने लगी साहिल की तरफ कि आगे क्या करना है। तुरंत साहिल ने अपने दोनों चाकू वापस लिए और जल्दी से बेचारे सौरव का एक हाथ पकड़कर उसके एक हथेली को काटना शुरू कर दिया। यहाँ आगे से वो पंजा काट लिया। उसके दोनों हाथों के पंजों को काटने के बाद अब बारी थी सौरव के सिर को धड़ से अलग करने की। और फाइनली साहिल ने सौरव के बालों को पकड़कर उसी बेड के ऊपर चीरा लगाना शुरू कर दिया, गले को काटना शुरू कर दिया सौरव के, और धड़ अब सिर से अलग हो चुका था। ये लोग पहले से ही 2-3 बैग्स वगैरह खरीद कर लेकर आए थे, बड़े बड़े बैग्स, जिसके अंदर अब इस बॉडी को रखना था इन्हें। सो दोनों हथेलियों को काटने के बाद, सिर धड़ से अलग करने के बाद
इस साहिल ने एक बड़े से बैग के अंदर सिर और दोनों हथेली डालकर उसको सील कर दिया और वो सीधा मुस्कान जो बेड पर बैठी थी जिसके ऊपर सौरव सो रहा था उसी बेड के नीचे सरका दिया। अब धड़ और पैर वाला जो हिस्सा बचा हुआ था उसको एक अलग बैग में डालकर अपने कंधे के ऊपर वो बैग टांग कर रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास इस साहिल सौरव और मुस्कान के उस किराए वाले घर से बाहर निकला, सीधा अपने घर गया और अपने घर पर उस बैग को रख दिया उसने। अब साहिल तो उस घर से जा चुका था, बट अब मुस्कान जिस बेड के ऊपर बैठी हुई थी उसी बेड के नीचे उसके पति की आधी लाश पड़ी हुई थी। अब नींद तो कैसे ही आने वाली थी। उसने तुरंत दोबारा से साहिल को फ़ोन किया और कहने लगी, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे नींद भी नहीं आ रही। अब इस बात को सुनकर साहिल ने कहा कि ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो तुम उस रूम को वहीं लॉक करो और सीधा मेरे पास आ जाओ, हम यहाँ पर दोनों सो जाएंगे आराम से। मुस्कान ने तुरंत उस रूम को लॉक किया, घर से मेन डोर को लॉक किया और वहाँ से निकलकर सीधा साहिल के घर पर जा चुकी थी। वहाँ दोनों आराम से रात को सो गए और सुबह होते ही अब दोबारा से इनको काम करना था आगे का जो बचा हुआ काम था। और उस काम को करने के लिए सबसे पहले साहिल ने कहा कि हमने सीमेंट के कट्टे कितने ला रखे हैं। मुस्कान ने कहा कि एक। साहिल ने मना कर दिया कि नहीं, एक से काम नहीं चलेगा, जाकर बाजार से एक और कट्टा लेकर आओ। मुस्कान तुरंत ऑटो पकड़कर सीधा सैनिटरी शॉप पर गई, वहाँ से एक और सीमेंट का कट्टा ऑटो के अंदर लदवाया और उस ऑटो को लेकर सीधा वापस अपने घर पर आई, वहाँ पर सीमेंट का कट्टा उतारा। अब 2 कट्टे टोटल सीमेंट इस घर के अंदर, इस कमरे के अंदर पहुँच चुकी थी। ड्रम इन लोगों ने पहले से ही लाए हुए थे। सबसे पहले साहिल ने इस सीमेंट के कट्टे के ऊपर चीरा लगाकर थोड़ी सी सीमेंट इस ड्रम के नीचे वाले हिस्से में रखी ताकि नीचे भी अच्छे से लेंटर लग जाए, वो भी अच्छे से सॉलिड हो जाए। और वो रखने के बाद इसने सबसे पहले सिर रखा, दोनों हथेलियाँ जो काटी हुई थी वो रखी, क्योंकि वो जो बैग वापस सुबह आते हुए लेकर आए थे यहाँ पर, पूरी लाश अब एक ही कमरे के अंदर आ चुकी थी। सो सिर और हथेलियाँ रखने के बाद थोड़ी सी और सीमेंट डाली ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए। और बाद में उस ड्रम के अंदर इन लोगों ने धड़ और जो पैर थे साहिल के उसको फोल्ड करके उसी ड्रम के अंदर ठूसा और ऊपर से और बहुत सारी सीमेंट डालकर अब बारी थी पानी डालने की। सो साहिल ने 3 बाल्टी अलग अलग पानी भर भर कर इस ड्रम के अंदर डाला और अपने हाथ को अंदर घुसाकर अच्छे से इस घोल को मिला दिया ताकि पानी नीचे तक पहुंच जाए और पूरी सीमेंट सेटल होकर पत्थर बन जाए, वरना इसके अंदर से बहुत बहुत गंदी बदबू उठने वाली थी। लाश अब ड्रम के अंदर ठिकाने पर लग चुकी थी, बट अभी भी बहुत सारा खून बेड और नीचे फर्श के ऊपर पड़ा हुआ था। अब इस खून को भी साफ करना था, यहाँ से सारे सबूत मिटाने थे। सो मुस्कान ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, ये जो आजकल 10 मिनट में डिलीवरी वाली ऐप्स चली हुई हैं, ब्लिंकिट वगैरह, ये इससे एक ब्लीच का ऑर्डर किया 10 किलो का। ब्लीच आपको पता होगा ये केमिकल होता है जिससे साफ सफाई की जाती है, लॉन्ड्री के अंदर ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो ब्लीच ऑर्डर किया, ब्लीच से पूरे कमरे की साफ सफाई करी, उस चद्दर को भी धोया जिसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था, पूरे फर्श को नीचे अच्छे से पोंछा मारकर उसी ब्लीच से साफ किया। अब पूरा खून मिट चुका था, सारा बेड सेट हो चुका था, लास्ट ड्रम के अंदर ठिकाने लग चुकी थी। अब इस भयंकर इंसिडेंट का एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका था, पूरे तरीके से इनके अकॉर्डिंग चला। वो 4 मार्च की शाम हो चुकी थी। साहिल और इस मुस्कान ने मिलकर एक कैब बुक करी और कैब के अंदर अपना लगेज वगैरह रखा और वहाँ उस कैब में बैठकर उस ड्रम को उसी घर के अंदर छोड़कर लॉक लगाकर वो सीधा यहाँ से शिमला घूमने के लिए निकल गए गाजियाबाद से। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि आते आते जब सौरव लंदन से इंडिया आ रहा था, उस टाइम पर उसने आने से पहले अपने भाई, अपने माँ दोनों को बताया था कि वो इंडिया आ रहा है। अब ये बात मुस्कान को अच्छे से पता थी कि सौरव ने आते आते अपने घर पर बताया है कि वो इंडिया आ चुका है। अब ये अलग ही सिरदर्दी थी मुस्कान के लिए। उसने तुरंत सौरव का फ़ोन लिया, उसको पासवर्ड्स पहले से ही पता थे सौरव के। सौरव का फ़ोन अपने पास रखा और जैसे ये लोग कैब में शाम को निकले, तुरंत इस मुस्कान ने सौरव का फ़ोन निकालकर उसी सौरव के फ़ोन से इसके घर वालों को, सौरव के भाई को, सौरव की बहन को, सौरव की माँ को मैसेज करने शुरू कर दिए कि मैं और मुस्कान, मतलब अभी मुस्कान सौरव बनकर सौरव के पेरेंट्स को मैसेज कर रही थी, उसके परिवार को मैसेज कर रही थी कि मैं और मुस्कान घूमने के लिए जा रहे हैं शिमला, मैं इंडिया आ चुका हूँ, सेफली पहुँच चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों का ट्रिप बन गया, हम दोनों घूमने जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ से मैसेजेस आने लगे कि कब तक आओगे, इतने टाइम बाद यहाँ इंडिया आए हो, हमसे कम से कम मिल तो लेते, 10-15 मिनट बैठ जाते, एक बार मिल जाते। बट मुस्कान ने टाइप किया सौरव बनकर कि नहीं, मैं जल्दी वापस आऊँगा और आपसे जल्दी से जल्दी आगे मिलने की कोशिश करूँगा। आने वाले दिनों में कंटिन्यू मुस्कान सौरव के मोबाइल से उसके घर वालों से बात करती रही। होली आने वाली थी, 13-14 मार्च की जो होली आने वाली थी, उसके भी विशेष वो सबको भेजती रही पूरे परिवार में, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि सौरव उनसे कटा हुआ है और कोई भी सौरव की तलाश ना करे। बार बार सौरव के मोबाइल पर उसके दोस्तों के, परिवार वालों के या फिर लंदन से भी जो उसके कलीग्स थे वो सभी फ़ोन करते, लेकिन किसी का भी फ़ोन मुस्कान रस्तोगी ने नहीं उठाया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो फ़ोन उठाती तो
सौरभ से बात करवानी पड़ जाती। सौरभ तो था ही नहीं, सौरभ तो ड्रम में है, इसलिए उसने सभी को बस मैसेजेस पर बोलने के लिए ही कहा कि जो भी बात करनी है मुझसे मैसेजेस पर करो, मैं अभी घूमने आया हुआ हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। इनफैक्ट वो उसके पेरेंट्स को भी यही कह रही थी कि मुझे कॉल मत करो, मुझसे बात करनी है तो जस्ट मैसेजेस करो। 12 मार्च के दिन की चैट जिसमें सौरभ के परिवार वाले बार बार सौरभ को बोल रहे थे कि इतने लंबे टाइम बाद लंदन से यहाँ वापस इंडिया आया है और कम से कम होली तो हमारे साथ मनाने आ जा। बट यहाँ सौरभ ने रिप्लाई किया, इनफैक्ट रिप्लाई तो मुस्कान ने किया था सौरभ के फ़ोन से, जिसमें लिखा हुआ था कि नहीं मैं मिलने आऊँगा ज़रूर, होली के बाद मिलने आऊँगा, अभी मैं आपसे नहीं मिल सकता, अभी मैं पार्टीज़ वगैरह में बिजी हूँ। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि 4 मार्च की शाम को जब ये लोग यानी कि मुस्कान और साहिल निकले थे कैब लेकर, उस टाइम पर ये अपने साथ 84,000 रुपये कैश लेकर निकले थे। लेकिन 84,000 एक कपल के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कितने ही दिन वो उससे चला पाएंगे? हफ्ता 10 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि खाना पीना भी होता है, रेंट भी देना होता है होटल का, सब कुछ होता है। 84,000 रुपये इनके खत्म हो चुके थे 18 मार्च के दिन। लेकिन यहाँ मुस्कान को पता था कि सौरभ के बैंक अकाउंट में तकरीबन 6 लाख रुपए पड़े हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि इसको यही नहीं पता कि वो 6 लाख रुपए निकाले तो निकाले कैसे। इसको नेट बैंकिंग की कोई नॉलेज नहीं, और दूसरा वो साहिल वो तो एक अलग ही लेवल की बसर, उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, उसको जस्ट माल वगैरह चाहिए। 18 मार्च के दिन फाइनली इस मुस्कान ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा कि माँ ऑनलाइन पैसे कैसे निकाले जाते हैं सौरभ के अकाउंट से। अब इस मुस्कान ने इतने दिनों से अपनी माँ को भी यही कह रखा था कि मैं और सौरभ घूमने के लिए गए हुए हैं, सो हमें डिस्टर्ब मत करना। बट जैसे ये बात 18 मार्च को उसने फ़ोन करके कही कि सौरभ के अकाउंट से पैसे कैसे निकालूं, तो उसकी माँ का भी यही जवाब था कि जब सौरभ तेरे साथ है तो उससे पूछ कैसे निकालेगी उसके पैसे, उसके अकाउंट से पैसे, मैं कैसे बताऊँ यहाँ पर। बट इन बातों बातों में इस मुस्कान ने अपनी माँ को सच्चाई बता दी कि नहीं, सौरभ मेरे साथ नहीं है, बल्कि वो तो मर चुका है। ये बात सुनकर इस मुस्कान की माँ भी घबरा गई और पूरी बात डिटेल में पूछने लगी। मुस्कान की माँ ने सारी चीज़ें मुस्कान से पूछनी शुरू करी और मुस्कान ने सब कुछ बता भी दिया। मुस्कान की माँ को पहले से ही बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि होली पर भी उसकी बेटी घर नहीं आई, वो अपनी बेटी को भी यहीं छोड़कर गई हुई है, उसके दामाद का कोई अता पता नहीं है, और अब ये इस तरीके से बोल रही है। ऑब्वियसली शक पहले से ही था, अब वो विश्वास के अंदर तब्दील हो चुका था। ये बात सुनकर मुस्कान की माँ ने तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन किया और पुलिस वाले इस घर के ऊपर जो उसकी माँ ने एड्रेस दिया था वहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मजदूर लेकर पहुँचे, और उन मजदूरों से सबसे पहले इस घर का ताला तोड़ा गया। जबकि 18 मार्च की ही रात के टाइम पर मुस्कान और साहिल जो कि घूमने गए हुए थे, वो भी अपनी टैक्सी लेकर वापस आने के लिए निकल चुके थे, क्योंकि उनके पास अब रहने खाने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे और सौरभ के अकाउंट से पैसे निकल नहीं पा रहे। अब आगे कैसे रहेंगे, उनको वापस घर आना ही पड़ रहा था। सो वो भी अब यहाँ रास्ते में थे। पुलिस दूसरी तरफ 6-7 मजदूर लेकर इस घर पर पहुंच चुकी थी। इसका ताला तोड़ा गया, घर के अंदर गए, वो ड्रम देखा इन लोगों ने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शक उसी के ऊपर था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी और वो खुल भी नहीं रहा था, ऊपर से उसको सील किया गया था। बट जैसे ही इन मजदूरों ने अपना पूरा दम लगाकर उसका ढक्कन खोला, अंदर वो पूरा लेंटर लगा रखा था सीमेंट का। अब देखते ही किसी को भी शक होगा। मजदूर जो अपने साथ औजार वगैरह लेकर आए थे, हथौड़ों वगैरह से उस ड्रम को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो ड्रम वहाँ पर टूटा ही नहीं। इसलिए उन मजदूरों ने उस ड्रम को उठाकर सीधा बाहर रखा, इसको एक ऑटो के अंदर लादा और वो ऑटो सीधा उस ड्रम को लेकर एक पुलिस स्टेशन में पहुंचा। दूसरी तरफ इन मजदूरों ने ही सबसे पहले पुलिस वालों को कहा था कि हमें इस ड्रम के अंदर शक लग रहा है, हमें लग रहा है कि जो भी कुछ है इसके अंदर ही है। पुलिस स्टेशन से उस ड्रम को एक अलग ऑटो में लाद कर एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहीं पोस्टमार्टम रूम के अंदर। लेकिन पोस्टमार्टम ड्रम का तो नहीं हो सकता, ड्रम के अंदर जो चीज़ थी उसका होना था। इसीलिए सबसे पहले एक मैकेनिक को बुलाया गया ग्राइंडर के साथ, जो भी इस ड्रम को काटने वाला था। सो मैकेनिक अपना ग्राइंडर लेकर इस ड्रम के पास पहुंचा, इस ड्रम को नीचे लेटाकर उस ग्राइंडर से ड्रम को काटना शुरू किया गया। ऊपर चीरा लगाते ही हथौड़े मारकर वो ड्रम के साथ जो लेंटर चिपका हुआ था वो अलग हो चुका था, उसके काफ़ी सारे टुकड़े निकलकर नीचे भी गिर गए। और बाद में पूरा ड्रम चीरने के बाद फाइनली अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीज़ निकली। जी हाँ, एक सिर, 2 हथेली और एक पूरा धड़ और उसके पैर जो कि आपस में जुड़े हुए थे। ये चीज़ देखते ही पुलिस वालों के भी होश उड़ गए कि आखिर वो भी देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं। सबसे पहले पुलिस वालों ने इस बॉडी को इकट्ठा करके डॉक्टर्स को सौंपा, क्योंकि अब इसका पोस्टमार्टम किया जाना था। पूरे 14 दिनों बाद बेचारा सौरभ, उसकी लाश ड्रम से बाहर निकली, जो कि पूरे तरीके से पक्कर सॉलिड हो चुकी थी। ये सब हो ही रहा था कि साहिल और मुस्कान उसके घर पर पहुंच चुके थे। अब पुलिस वालों ने पहले से इस घर को क्राइम सीन बना दिया था। सो जैसे ही ये साहिल और मुस्कान घर पर आए, पुलिस वालों ने इन दोनों को तुरंत अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके सीधा अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गए। वहीं इन दोनों से पूछताछ करी। साहिल ने और मुस्कान ने दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, क्योंकि ये अब कुछ भी छिपाने लायक था ही नहीं, सब कुछ सामने था, अब इनको मानना पड़ा। सबसे पहले साहिल ने कहा कि मैंने जो भी कुछ किया मुस्कान के लिए किया, मुस्कान को पाने के लिए किया, क्योंकि मैं भी मुस्कान को पसंद करता था और मेरी माँ भी मुस्कान को पसंद करती थी। अब पुलिस वाले पूछ रहे तेरी माँ तो कोई है ही नहीं, हमने तेरे बारे में पता किया है, तेरे परिवार में तो कोई भी नहीं है। बट साहिल ने कहा कि नहीं, मेरी माँ है, वो मुझसे बातें भी करती है, बेशक वो मर चुकी है, लेकिन अभी भी वो मेरे आसपास ही है। अब ये बात सुनकर पुलिस वालों को भी अजीब लगा कि ये तो कहीं
काला जादू टाइप का कुछ लग रहा है मुझे। पुलिस वालों ने साहिल और इस मुस्कान से अच्छी तरीके से पूछताछ करी अपने तरीके से। तो उसमें साहिल ने बताया कि मैंने सौरभ की दोनों हथेलियां इसलिए काटी क्योंकि मैं उसकी किस्मत ही मिटा देना चाहता था। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारी किस्मत हमारी हथेलियों में लिखी होती है, हमारी हथेली की लकीरों में लिखी होती है। बट इस साहिल का मानना था कि अगर मैं उसकी हथेलियां ही काट दूंगा तो उसकी किस्मत ही खत्म हो जाएगी, उसका नाम और निशान यहाँ पर नहीं रहेगा। दूसरी तरफ मुस्कान ने पुलिस वालों से पूछा कि देखो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें तलाक देने के लिए राजी था, तो तुम आसानी से उसे ले सकती थी, लेकिन तुमने उसका मर्डर करना क्यों जरूरी समझा? तुम आसानी से उसके तलाक लेके तुम इस साहिल से शादी कर सकती थी। बट मुस्कान ने कहा कि देखिए, मैं साहिल को पसंद करती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं उसे शादी कर लूँ। मैं जस्ट उसको एक एज ए पार्टनर देखती हूँ, लेकिन एज ए लाइफ पार्टनर नहीं। मैं उसके साथ रहना पसंद करती हूँ, उसके साथ टाइम बिताना पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। अब आप सोच कर देखिए, इतना तामझाम रचा इस साहिल और मुस्कान ने, लेकिन एंड में क्या? सोच कर देखिए, जब आप ये बात साहिल को पता लगी होगी तो उसके दिल के ऊपर भी क्या बीती होगी। दूसरी तरफ जब साहिल से पूछा गया कि तुमने मर्डर क्यों किया, क्योंकि मुस्कान तो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, साहिल ने कहा कि मुस्कान ने मुझे कह रखा था मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी जिंदगी भर, और अगर मैं उससे शादी कर लेता सौरभ के रहते हुए तो ऑब्वियसली सौरभ आसपास ही हमारे मंडराता रहता, हमारे घर भी आसपास ही हैं, उसका भी आना जाना लगा रहता, और वो जब भी इस मुस्कान को देखता तो उसको गुस्सा मेरे ऊपर आता, और हो सकता था कि वो आने वाले टाइम में कहीं मेरे साथ ये सब कुछ ना कर दे, इसलिए वो मेरे साथ करे, मैंने उसके साथ ये सब कुछ पहले ही कर दिया। सोच कर देखिए किस लेवल के मूर्ख थे दोनों। पुलिस वालों ने इस मुस्कान के घर की, जिसके अंदर वो रह रही थी किराए पर, उसकी अच्छे से तलाशी ली। इसमें ड्रम के और वो चाकू के अलावा और कुछ नहीं मिला, वो सारे सबूत भी बरामद कर लिए। बट जब पुलिस वालों ने साहिल के घर की तलाशी ली तो इसका कमरा एक अलग ही बवाल, उसकी दीवारों के ऊपर अजीब अजीब सी ग्राफिटी आर्ट्स वगैरह बनाई गई थी, अजीब अजीब सी पेंटिंग्स की गई थी। ये जो सीन अभी आप देख रहे हैं ये एक्चुअल सीन था इस साहिल के कमरे का, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। ये इस मोह माया से उठकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था, नशे पदोगे में भंड रहकर। आमतौर पर मैंने देखा है, ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका परिवार में कोई नहीं होता, वो इस दुनिया में अकेले पड़ जाते हैं और बाद में वो नशे पदों का सहारा लेते हैं। उनका दिल पूरा पत्थर का बन जाता है, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो जस्ट अपने मन में जो आएगा वही करेंगे, और एग्जैक्टली साहिल ने भी यही किया। दूसरी तरफ जब बेचारे सौरभ के माता पिता से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर ये शक जताया कि इसमें सिर्फ साहिल और मुस्कान शामिल नहीं है, बल्कि यहाँ मुस्कान के घर वाले भी शामिल हो सकते हैं, और इसके पीछे रीजन है। और वो रीजन ये कि जब सौरभ मुस्कान से शादी करके अपने माँ बाप से अलग रहने लगा, अब सौरभ ऑब्वियसली लंदन में रहकर बहुत अच्छा खासा कमा रहा था और उसका पैसा वो सारा मुस्कान को भेज रहा था। बट ना सिर्फ मुस्कान को भेज रहा था, बल्कि मुस्कान की माँ को भी सौरभ लंदन से पैसे ट्रांसफर करता, और अच्छी खासी अमाउंट में ट्रांसफर कर रहा था। अब आप सोच कर देखिए, शक जाना बनता है, क्योंकि यहाँ सौरभ के भाई ने ये बताया कि इनके पास पहले कुछ भी नहीं था, मतलब कि मुस्कान की फैमिली लोअर मिडिल क्लास में आ रही थी। बट जैसे ही सौरभ ने इनको पैसा भेजना शुरू किया, इन लोगों ने घर भी बनवा लिया, ये परिवार मेंबर सभी आईफोन वगैरह यूज कर रहे थे। अब लोअर मिडिल क्लास एकदम से उनके पास पैसा आ जाए तो सबको हैरानी तो होगी ही, और ऑब्वियसली पैसा भेजने वाले का भी पता है। सो यहाँ पर पुलिस वालों को अभी भी शक है कि कहीं ना कहीं मुस्कान के पेरेंट्स भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, बट ये तो आने वाली जांच का हिस्सा होगा। अब इन दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के अंदर भेजा हुआ है, इनका रिमांड चलेगा, जिसके अंदर इनसे गहनता से पूछताछ होगी कि आखिर इन लोगों ने सब कुछ क्यों किया, कैसे किया। पता तो सब कुछ है, बट इसके अंदर अभी भी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं,